नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर मतलब विभव और संधारित्र का 20 मिनट के अंदर बच्चे पूरा कंप्लीट आपको यहां पे मैं फॉर्मूले सारे आपको बता दूंगा। जब भी अगर आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर बच्चे शॉर्ट में आपको रिवीजन करना हो, बच्चे आपके पास टाइमिंग कम हो और आप चाहो कि सारा कुछ एक ही जगह बच्चे एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाए, तो ये वीडियो उसी के लिए है बच्चों कि 20 मिनट के अंदर सारा का सारा बच्चे चैप्टर हम लोग यहां पे कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के साथ यहां पे हम लोग कवर अप कर देने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किस चैप्टर के। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम लोग बच्चे स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के। अगर आपकी मर्जी तो आप इसको साथ साथ में बना सकते हैं बच्चे, या आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आप खुद से भी और सारे भी चैप्टर्स के यहां पे बना सकते हैं। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विभव और संधारित्र। तो उसके हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की। अब देखिए, इस चैप्टर में जैसे ही बच्चे आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मिलता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका फॉर्मूला मिलता है मेरे भाई? सर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का। इसका फॉर्मूला मिलता है सर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं क्या? हिंदी में इसको कहते हैं मेरे भाई विभवांतर का। ठीक है, तो सबसे पहला ये फॉर्मूला मिलता है। ये क्या कहता है बच्चे? ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि दो बिंदुओं के बीच का अगर मैं विभव की बात करूं, ठीक है, ये चीज 1 से 2 है। इसी पॉइंट चार्ज को बच्चे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। विभवांतर को लिखने का तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य कहां से कहां तक? 1 से कहां तक मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 2 से 1 तक लाने में किसको ला रहे हैं भाई? Q नॉट को। तो यहां से लिख दोगे आप। ठीक है, यहां से आपको अगर W कभी कोई पूछे तो W बराबर भी आप उसको बता सकते हो, जिस चार्ज को आप लाओगे वो चार्ज Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो ये यहां पे मैंने आपको बच्चे बता दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? सर यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चे? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक सर होगा क्या? जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम, या बड़ा ही इसका एक फेमस मात्रक है बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं बोल्ट। क्या कहते हैं? बोल्ट कहते हैं प्यारे साथियों। चलो, ये तो हो गया विभवांतर और विभव के बारे में। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य है बच्चा, ठीक है, ये जो बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य बच्चे, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, यह पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यह पाथ पर बच्चे जो है डिपेंड नहीं करता है। यह केवल वस्तु के द्वारा अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर ही निर्भर करता है बच्चे, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब दूसरा यहां पे फार्मूला हम लोग देखेंगे बच्चे, क्या? बिंदु आवेश के कारण विभव की। अगर ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे r दूरी पर अगर कोई भी पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर बच्चे जो विभव होगा वो कितने का आएगा? सर वो आएगा KQ/R। KQ/R लिखिए, चाहे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R लिखिए। बात मेरे भाई क्या है सर? एक ही है। याद रखिएगा कि Q का मान जो है विथ साइन रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे बच्चे। ठीक है, Q का मान जो है विथ साइन रखेंगे, यानी कि चिन्ह के साथ रखेंगे। क्यों? क्योंकि सर विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। अगर धनात्मक चार्ज होगा तो धनात्मक विभव, अगर सर ऋणात्मक चार्ज होगा तो ऋणात्मक विभव यहां पे आपका होता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। ठीक है, तीसरी बात हम लोग करते हैं बच्चे, क्या? किस बात करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। किसके कारण बात करते हैं बच्चे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चे विभव की बात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करूं तो हमने दो स्थिति में देखा था, एक अक्षीय में और एक निरक्षीय में बच्चे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण भी बच्चे हम लोग यहाँ पे दो केस में देखेंगे। पहला केस में एक्सियल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी दो केस में देखने वाले हैं बच्चे, एक एक्सियल में और दूसरा क्या? इक्वाटोरियल में। तो एक्सियल में क्या हो जाएगा? एक्सियल में बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक्सियल में जो है यहाँ पे विभव आपका निकल के कितना आएगा मेरे भाई? तो एक्सियल में जो आपका विभव निकल के आता है वो आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R²। क्या आता है मेरे भाई? P/R²। सर यहाँ पे ये P क्या है मेरे भाई? P सर ये डाइपोल मोमेंट वाला P है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला P है बच्चे।
P बराबर आप क्या लिखते हो सर, Q इंटू 2L लिखते हो। P एक सदिश राशि जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है, पता है कि नहीं। चलो बात करते हैं दूसरा सर इक्विटोरियल में, यानी कि निरक्षीय स्थिति में, इक्विटोरियल पोजीशन में, यानी कि निरक्षीय स्थिति में बच्चे, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में याद है, बोलो भाई, आप बोलोगे सर निरक्षीय स्थिति में तो जीरो होता है। निरक्षीय स्थिति में बच्चे क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि अगर अपने पास ये कोई डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच में इसका सेंटर है, ठीक है, यहां से यल डाइपोल है, इस डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हुआ, याद रखिएगा, इस डाइपोल को लंबवत स्तंभ विभाजित करता हुआ अगर कोई प्लेन आएगा तो उस प्लेन के हर एक पॉइंट पर विभव के मान समान होता है। यानी कि डाइपोल को लंबवत स्तंभ विभाजित करता हुआ जो 3D प्लेन होगा वही डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। ये बात भी याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये दूसरी हो गई निरक्षीय स्थिति में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसी भी पोजीशन में अगर बात करें, तब ये तो मैंने बता दिया इसके लिए निरक्षीय वाला, ये बात याद रखिएगा। तीसरा, अगर किसी भी स्थिति में बात करें बच्चे, एट एनी पॉइंट, न तो अब वो अक्षीय में हो न तो वो अब निरक्षीय में हो, तो डाइपोल की वजह से बच्चे विभव कितना होगा, तो याद रखिएगा, तो डाइपोल की वजह से बच्चे विभव होगा कितना, तो 1/4 P cos थीटा, डाइपोल मोमेंट वाला P है, P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, P cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गई बात। चलो सर अब बात कर लेते हैं किसकी, सम विभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इसकी बात कर लेते हैं, सम विभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। देखो ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान समान होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब इस इक्विपोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी है मेरे भाई, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात कि सर सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जीरो होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम विभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा जीरो होता है। तीसरी बात क्या है बच्चे कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सम विभव पृष्ठ के तल के हमेशा लंबवत होती हैं, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह सम विभव पृष्ठ के तल के हमेशा बच्चे क्या होती है, लंबवत होती हैं। दो सम विभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं बच्चे। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनको आप ध्यान में रखिएगा सम विभव पृष्ठ के लिए मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात आप याद रखोगे सम विभव पृष्ठ के लिए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे किसके लिए, सम विभव पृष्ठ के लिए। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज बताया था, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे रिश्ता, किसके बीच में रिश्ता करेंगे, वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में रिश्ता करेंगे, रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चे हम लोग करने वाले हैं रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस केस वाइज। यहाँ पे मैंने आपको दो बातों में बताया था कि अगर अपने पास क्या हो बच्चे, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, अगर अपने पास एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, तब अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो बच्चे यहाँ पे डेल्टा V बराबर क्या आएगा, डेल्टा V बराबर आएगा माइनस ई डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई डेल्टा आर। देखो ये जो फॉर्मूला है मेरे भाई ये बताता है, माइनस जो साइन है ये बताता है कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलूंगा तो विभव का मान घटता है। मैंने आपको ये बात बताई है कि ये माइनस का साइन जो पहले आ रहा है, ये जो माइनस का साइन पहले आ रहा है ये यही बताता है कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलूंगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे चलूंगा तो विभव का मान मेरे भाई घटता है। विभव का मान क्या होता है, घटता है। डेल्टा V बराबर क्या होता है, ई डेल्टा आर, ई डेल्टा आर। या इसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो ई डॉट डेल्टा आर इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये मॉड अगर लगाएंगे तो निगेटिव का साइन देखो हट गया है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, क्या, ई डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ई डॉट डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं बच्चे, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, किसके लिए हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। अगर मैं यहीं पे बात करूं बच्चे किसके लिए, तो यहीं पे अगर मैं बात करूं आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
असमान वैद्युत क्षेत्र किसको बात करते हैं? अगर मैं असमान वैद्युत क्षेत्र की बात करूं तो असमान वैद्युत क्षेत्र में बच्चे क्या हो जाएगा? EX बराबर याद रखिएगा सर माइनस डेल भी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। अगर यहां पे वेक्टर में लिखूंगा तो यहां पे आई कैप, ठीक है। ई वाई बराबर माइनस डेल भी अपॉन में डेल वाई जे कैप, और ई जेड बराबर यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस डेल भी अपॉन में डेल जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर जब एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो वाई जेड को आप नियत कांस्टेंट मानेंगे, जब आप वाई के सापेक्ष में करेंगे तो आप एक्स और जेड को यहां पे कांस्टेंट मानेंगे, जब जेड के सापेक्ष में करेंगे तो आप एक्स और वाई को यहां पे कांस्टेंट मानेंगे मेरे भाई। चलो फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे बच्चे, ठीक है। देखो स्थितिज ऊर्जा का पहली बात परिभाषा क्या है? स्थितिज ऊर्जा का पहले परिभाषा समझते हैं बच्चे, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है बच्चे? तो देखो फिजिक्स में जो डिफाइंड टर्म है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर क्या होता है? बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य के ऋणात्मक के बराबर होती है, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं पे अगर आपसे कार्य पूछा हो तो आप जो है बस उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल दीजिए। स्थितिज ऊर्जा में अगर आप परिवर्तन निकाल देंगे तो वो कार्य के बराबर हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा में अगर आप परिवर्तन निकाल देंगे मेरे भाई तो वो कार्य के बराबर हो जाता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा एक सिंगल चार्ज का डिफाइंड नहीं है। स्थितिज ऊर्जा बच्चे क्या है कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड, जैसे Q1 और Q2 चार्ज हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो ये दो चार्ज के सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे कि Q1 एंड Q2 का मान कैसे रखते हैं? चिन्ह के साथ रखते हैं, विथ साइन रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर जितने चार्ज रहेंगे दो चार्ज के जोड़े को पकड़ेंगे बच्चे, और वहां से हम लोग स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के बच्चे क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा की यहाँ पे बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी होती है? ठीक है, अगर किसी, ये मान लीजिए अगर अपने पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चे, ठीक है, और अगर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई में अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को जो है द्विध्रुव माइनस थीटा एंगल पे रखा गया बच्चे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? माइनस पीई कॉस थीटा। कितनी होती है मेरे भाई? माइनस पीई कॉस थीटा होती है। इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, क्या? माइनस वेक्टर पी डॉट ई। पी क्या है यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट। अरे ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे अब संधारित्र की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? संधारित्र की। विभव के सारे फार्मूले बता दिए संधारित्र की। देखो संधारित्र में सबसे पहले आता है बच्चे क्या? संधारित्र के धारिता का फार्मूला, इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला, ठीक है। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर सी भी, Q बराबर सी भी, सी इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? Q बाई भी होता है। सी इक्वल टू क्या होता है सर? सी इक्वल टू होता है Q बाई भी, ठीक है। धारिता का अगर मैं बात करूं तो ये कैसी राशि है बच्चे? यह भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई? इसका मात्रक क्या होता है पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सर धारिता का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो याद रखिएगा कि ये जो संधारित्र की धारिता सी है बच्चे, भले इसके फॉर्मूले में Q अपॉन में भी आ रहा है, लेकिन ये चार्ज और वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गोलीय संधारित्र के बारे में बात करेंगे। तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता आती है वो कितनी आती है? तो गोलीय संधारित्र की धारिता आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि जो धारिता होती है बच्चे वह कंडक्टर के, चालक के आकार और आकृति पे निर्भर करती है। ये जो सी होती है बच्चे ना, यह कंडक्टर के आकार और आकृति पे निर्भर करती है, ठीक है। चलो आगे फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की। किसकी बात करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे, ठीक है। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की सबसे पहले क्या बात करेंगे सर? इसकी धारिता। सबसे पहले क्या बात करेंगे बच्चे? धारिता। कब धारिता? जब प्लेटों के बीच में क्या हो? जब प्लेटों के बीच में आपकी एयर हो, हवा हो। जब प्लेटों के बीच में बच्चे क्या हो?
एयर हो सर, हवा हो, तो धारिता आती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आती है। ठीक है, जब प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ अगर पूर्ण रूप से भरा हो, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। ठीक है, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ जो है आंशिक रूप से भरा हो तो धारिता कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी और प्लस क्या होगा भाई, टी बाई के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस टी बाई के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आगे बात कर देंगे क्या, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों को बच्चे हम लोग दो प्रकार से जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कितने प्रकार से होता है बच्चे, दो प्रकार से होता है। एक पहला क्या हो गया सर, सीरीज हो गया, क्या हो गया, सीरीज हो गया। और दूसरा बच्चे क्या हो गया, तो दूसरा हो गया आपका पैरेलल यानी कि समांतर क्रम हो गया। सीरीज में क्या होता है, देखो सीरीज में ऐसे ही जोड़ा जाता है सीधे, ये सीरीज में हो गया। मान लीजिए तीनों को अगर सीरीज में जोड़ दिया गया है तो सीरीज में क्या होगा भाई, यहाँ पे याद रखेगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। प्रतिरोधों वाले का जस्ट उल्टा, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा। अगर केवल दो ही हो, अगर केवल दो ही सीरीज में जुड़े हो तो आप ये डायरेक्ट याद रखेगा C1 गुणे C2 अपॉन में C1 प्लस C2। और अगर n नंबर वाले हो, n नंबर वाले भी मैं आपको बताया हूं, n नंबर वाले मेरे भी भाई आपको याद रखेगा C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C बाई n के बराबर होगा। अगर n संख्या वाले संधारित्र जो है समान धारिता C से समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो। समांतर क्रम में तो सिंपल सी बात होती है बच्चे, समांतर क्रम में क्या होता है, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी सर, C1 प्लस C2 और प्लस C3, अगर तीन ठो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पे n नंबर वाला क्या केस है सर, यहाँ पे n नंबर वाला केस हो जाएगा C इक्विवेलेंट जो होगा NC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संधारित्र की ऊर्जा। देखो संधारित्रों में जो ऊर्जा होती है बच्चे वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। संधारित्रों में ऊर्जा किस रूप में होती है बच्चे, वैद्युत क्षेत्र में होती है। और संधारित्रों की जो ऊर्जा आती है वो कितनी आती है, वो आती है बच्चे हाफ क्यू भी या हाफ सी भी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2c हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की एनर्जी डेंसिटी, मतलब ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र की एनर्जी डेंसिटी ये कितनी आती है भाई, तो ये आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये समांतर प्लेट संधारित्र की बच्चे क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दो संधारित्रों को जोड़ने के बाद बच्चे क्या होता है, ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला अगर देखें, दो संधारित्रों को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो उनके ऊर्जा में हानि होती है। और वो ऊर्जा में हानि कितनी होती है, ठीक है, तो हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि दो संधारित्रों को जोड़ने के बाद जो है उनका कॉमन पोटेंशियल भी बताइए, उभयनिष्ठ विभव भी बताइए, कॉमन पोटेंशियल भी बताइए। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए बच्चे याद रखिएगा क्या, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां से ऊर्जा में हानि मिल जाएगी, यहां से उभयनिष्ठ विभव मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है मैंने सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बच्चों बता दिया है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी अगर आप संधारित्रों के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ को डालोगे बच्चे तो क्या होती है सर, उसकी धारिता बढ़ जाती है, वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, विभव भी घट जाता है। कितने से घटता है वो मैं आपको बता देगा हूं। देखो जब भी अगर डालोगे तो धारिता कितने से बढ़ जाती है बच्चे, के सी नॉट से बढ़ जाएगी। विभव कितने से घट जाएगा बच्चे, वी नॉट बाई के से घट जाता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चे वो भी आपका ई नॉट बाई के से आपका घट जाता है। ठीक है, तो धारिता बढ़ जाती है, विभव घट जाता है और ये भी घट जाती है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सब भी बातें मैंने आपको बच्चे बता दी है। तो पूरी की पूरी बात बच्चे जो है संधारित्र वाले चैप्टर में जितनी आपको जाननी थी
जो भी शॉर्टकट में चीजें थी सब मैंने जो है यहाँ पे आपको बच्चे बता दिया है। ठीक है, यही सब बातें हैं, इन्हीं को बच्चे आपको ध्यान में जो है रखना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।